डियर स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना सिखाऊंगा। देखो, हमारे साथ होता क्या है कि जब तक मैं इस वीडियो को कोई भी वीडियो को शूट करने के लिए 20 से 25 टेक न ले लूँ, तब तक कोई भी एक वीडियो शूट नहीं कर पाता हूँ। अभी जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, जिसमें मैं छठा टेक लिया हूँ। ठीक, होता क्या है, प्रॉब्लम कब होता है, जब जब मैं 5 से 10 मिनट का वीडियो शूट कर लेता हूँ और उसके बाद कुछ ना कुछ छोटा या छोटा सा बहुत मतलब थोड़ा बहुत गलती करता हूँ, जैसे अभी बोलने में कर रहा हूँ, कुछ उस प्रकार से गलती कर देता हूँ। तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे लगता है कि मुझे दोबारा वीडियो शूट कर लेना चाहिए, और होता हड़बड़ाहट जैसा थोड़ा सा होता है। तो देखो, मैं समझाने में कोई किसी प्रकार का हड़बड़ाहट नहीं दिखाऊंगा। मैं आपको चाहूँगा कि आसानी से समझा दूँ। आज मैं समझा रहा हूँ कि द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना है। देखो, शून्य ज्ञात करने के लिए क्लास 10 में प्रश्न आते हैं कि द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करें, और इसके लिए प्रमुख 3 विधियां हैं। 3 विधि हैं ही, प्रमुख क्या 3 विधि ही हैं। सबसे पहला गुणनखंड विधि है, जिसका उपयोग करके हम इसका शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य कहने का मतलब ना कि जो द्विघात बहुपद का समीकरण दिया हुआ है, इसमें x का मान क्या रखें ना कि वह शून्य के बराबर आ जाए। यही चीज हमको ज्ञात करने के लिए रहता है। हम अंदाजा लगाकर नहीं ना पता कर सकते हैं कि किसको रखे कि मतलब शून्य ज्ञात हो जाए। अंदाजा से पता नहीं चल सकता है। इसके लिए एक विधि है, 3 विधियां हैं ज्ञात करने के लिए। इन तीनों में से जिस विधि का प्रयोग करके आप शून्य ज्ञात करना चाहें, ज्ञात कर सकते हैं। परीक्षा में जोन विधि कह दे ज्ञात करने के लिए, उसी विधि से हम शून्य ज्ञात करते हैं, अन्यथा नंबर नहीं मिलता है। देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि सबसे पहला विधि जो है गुणनखंड विधि है। उसके बाद दूसरा द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हम शून्य ज्ञात करेंगे। द्विघाती सूत्र यानी जिसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। और उसके बाद पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करके भी हम शून्य ज्ञात करेंगे। इन 3 विधियों का प्रयोग करके हम शून्य ज्ञात करना सीखेंगे। देखो, प्रश्न मैंने कोई डिफिकल्ट नहीं लिया है, आसान सा प्रश्न लिया हूँ। ठीक, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं गुणनखंड विधि का प्रयोग करके इसका शून्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, शून्य का मतलब आप समझिए, शून्य ज्ञात करना मतलब क्या होता है। देखो, सबसे पहले करते क्या है, गुणनखंड विधि से बनाने के लिए इसको हम तोड़ते हैं, गुणनखंड के रूप में इसको तोड़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहले करें क्या कि हम शुरू वाले पद और अंतिम वाला पद को हम गुना करके लिख लेते हैं। कहीं पर भी हम गुना करके लिख लेंगे। शुरू वाला पद और अंतिम वाला पद को गुना करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, 12x² मिल जाएगा। ठीक, इसको क्यों लिखा आगे समझ में आएगा आपको, क्यों मैंने इसको शुरू वाला पद और अंतिम वाला पद को गुना करके अलग क्यों लिखा है। ठीक, और उसके बाद याद रखना है, नहीं है तो करते हैं क्या कि इसके बाद हम शुरू वाला पद को ज्यों के त्यों उतार देते हैं और अंतिम वाला पद को ज्यों के त्यों उतार देते हैं और बराबर 0 रख देते हैं। अब बीच वाला जो पद 7x है ना, इसको तोड़ना है। देखो, 7x के बदले तुम लिखना चाहो तो 7x बदले क्या क्या लिखा जा सकता है, 2x प्लस 5x लिखा जा सकता है। 2x और 5x के जोड़ोगे तो 7x तुम्हारा आ जाएगा ना। ठीक, यानी कि 2x प्लस 5x लिखा जा सकता है। उसके बाद 3x प्लस 4x भी लिखा जा सकता है, चाहे x प्लस 6x लिखा जा सकता है, या 8x माइनस x भी लिखा जा सकता है। कई एक तरीकों से हमें 7x को तोड़ के लिख सकते हैं। कहने का मतलब कि योग चाहे घटाव के रूप में, योगफल के रूप में लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक, तो हमको 7x को कुछ इसी प्रकार से तोड़ना है। तो हम देख रहे हैं कि 7 को हम एक प्रकार से तोड़ सकते हैं, और भी तोड़ना चाहे तो तोड़ सकते हैं। तो आखिर 7x के बदले यहाँ तोड़ा हुआ लिखना है, तो इन सब में से किसे लिखें। ठीक, सवाल यहाँ उठता है किसे लिखें। तो देखो, जिसको गुना करने पर ए वाला जो हमें आया है 12x², जो मैंने शुरू वाला पद और अंतिम वाला पद को गुना करके लिखा है साइड में, वो वाला पद आना चाहिए तोड़े हुए पद से। तो देखो, 2x और 5x को जब गुना करेंगे तो 10, साथ में x में x से गुना करेंगे तो 10x²। ठीक है, 3x और 4x को जब गुना करेंगे तो चलती 12x²। x में 6x से गुना करेंगे तो 6x², और यहाँ गुना करेंगे तो -8x² आएगा। तो हम देख रहे हैं कि इन सब में, इन तीनों में से किसी में भी गुना करने पर ये नहीं आया, जबकि इसमें गुना करते हैं इसको, इस तोड़े हुए पद को जब गुना करते हैं 3x और 4x, जो टूटा हुआ पद इसको गुना करते हैं तो 12x² आ रहा है ना। तो हम 7x के बदले यही टूटा हुआ पद लिखेंगे। हम यहाँ पर लिख देंगे प्लस 3x और प्लस 4x। ठीक है, आगे अब देखो,
अब करते क्या है, जब इतना आप समझ गए होंगे तो इसके बाद बनाना आसान पड़ जाता है। इसके बाद हम कॉमन लेते हैं। सबसे पहले इन दो पदों में से कॉमन लेंगे और फिर उसके बाद इन दो पदों में से कॉमन लेंगे हम। तो देखो इन दो पदों में से कॉमन लेंगे तो x यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ x, इन दोनों में x कॉमन है तो x को बाहर निकाला था, यहाँ पर x बच गया और साथ में यहाँ से x बाहर निकाला तो केवल 3 बच गया, प्लस फिर इन दोनों में से हम 4 को बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर x और यहाँ पर 3 बराबर 0। ठीक है, और फिर इन दोनों में देखेंगे, इन पूरे पद में, इन दोनों में, इस पूरे में देखेंगे क्या क्या कॉमन हो रहा है। तो हम देख रहे हैं कि x + 3 को दोनों में से हम बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x + 4 बचेगा बराबर 0। ठीक है, अब देखो हम एक बार x + 3 बराबर 0 लिखते हैं और एक बार x + 4 बराबर 0 लिखते हैं। x + 3 बराबर 0 और एक बार क्या लिखेंगे, x + 4 बराबर 0 लिखेंगे। अब देखो इसको भी समझा देता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों किया। अब x + 3 बराबर 0 या x प्लस, सॉरी वही चीज़ बार दोबारा लिख रहे हैं हम, पहले गुना में लिखेंगे, इस वाला पद को हम उतार रहे हैं यहाँ पर, x + 3 और यहाँ x + 4 बराबर 0 लिखेंगे। अब मैं समझा रहा हूँ कि मैंने x + 3 बराबर एक बार 0 क्यों लिखा और एक बार x + 4 बराबर 0 क्यों लिखा, इसको समझा रहा हूँ। तो देखो यदि हम x + 3 बराबर लिखना चाहें तो होगा क्या, जो गुना में रहता है बराबर को उस तरफ जाता है तो भागा में चला जाता है, और यहाँ पर देखो यदि हम x + 4 बराबर लिखना चाहें तो अब की गुना में क्या है, x + 3 है तो बराबर किस तरफ जो आएगा, 0/x + 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि x + 3 बराबर 0 में किसी से भी भागा दो 0 आता है, x + 4 बराबर 0 में किसी से भागा दो तो यहाँ 0 आएगा। बात समझ में आपको आई? ये देखो मैंने किया क्या कि यदि x + 3 बराबर लिखना चाहें तो जो गुना में रहता है बराबर को उस तरफ जाता है तो भागा में हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से x + 4 बराबर जो गुना में है बराबर को उस तरफ गया तो भागा में हो गया, यानी एक बार हम x + 3 बराबर लिखा है, एक्चुअली x + 4 बराबर लिखे हैं। तो इस प्रकार हमको x + 3 बराबर 0 मिल गया और x + 4 बराबर भी 0 मिल गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 3 जब इस तरफ जाएगा तो -3 और इसमें 4 इस तरफ जाएगा तो -4। शून्यक हमारा ज्ञात हो गया, शून्यक जिसे मूल भी कहते हैं। इस द्विघात बहुपद का दो मूल ज्ञात हो गया, -3 और -4, या शून्यक कहो। यदि तुम -3 को इसमें भर दो चाहे -4 को भर दो तो होगा क्या ना, द्विघात बहुपद शून्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने गुणनखंड विधि से शून्यक ज्ञात करना सीख लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके हम इसे हल करेंगे, यानी कि शून्य ज्ञात करेंगे। देखो द्विघाती सूत्र से यदि बात किया जाए, यदि हम गुणनखंड से बात करें तो गुणनखंड से होता क्या है कि सभी प्रश्नों को आप हल नहीं कर सकते हैं। कुछ कुछ प्रश्न ऐसा होता है जिसका गुणनखंड नहीं टूटता है और x का मान यानी मूल हम नहीं ज्ञात कर पाते हैं। लेकिन द्विघाती सूत्र या अगला जो पूर्ण वर्ग विधि है, इन दोनों का प्रयोग करके किसी प्रश्न को हल कर देंगे, यानी कुछ इस प्रकार कैसा भी प्रश्न क्यों न रहे उसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो अभी हम द्विघाती सूत्र से इस प्रश्न को हल कर रहे हैं। देखो द्विघाती सूत्र से हल करने के लिए हम करते क्या है ना, d बराबर ज्ञात करते हैं। d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। ठीक, अब देखो a b c क्या है तो भी बता देता हूं। जो x² का गुणांक है तुम्हारा a कहलाता है। यहाँ देखो x² गुणांक कुछ भी नहीं तो एक छिपा हुआ है, तो x² का गुणांक तुम्हारा a कहलाता है और साथ में x का गुणांक b कहलाता है और जो अचर पद है तुम्हारा वो c कहलाता है। ठीक है, अचर पद 12 है तो c बराबर 12, x का गुणांक 7 है तो b बराबर 7 और x² का गुणांक कुछ भी नहीं यानी 1 है तो a बराबर 1 हो जाएगा। तो d बराबर b² - 4ac लिख सकते हैं। तो 7 के स्क्वायर, b की जगह 7 तो 7 के स्क्वायर -4 गुने a के मान 1 गुने c का मान 12, तो 7 × 49 माइनस बच्चों को 48। तो इस प्रकार क्या आया, d का मान हमारा 1 आ गया। देखो d का मान यदि 0 से बड़ा है तो होगा क्या ना, जो शून्यक ज्ञात होता ना, कैसे हमने शून्यक ज्ञात किया था दोगो, तो शून्यक ज्ञात होगा यानी कि शून्यक वास्तविक होगा। कहने का मतलब ना कि शून्यक ज्ञात होगा यदि यही d का मान जो रहता ना 0 से छोटा रहता, d का मान 0 से छोटा रहता
तो जो यहाँ पर मूल ज्ञात हुआ है ना, कोई प्रश्न होगा कहा कि डी का जो मान आएगा ना माइनस में आ जाएगा, ऋणात्मक आ जाएगा, यानी 0 से छोटा आ जाएगा, तो उसका मूल अवास्तविक होता है, मूल ज्ञात नहीं कर सकते, यानी कि शून्य ज्ञात नहीं कर सकते हैं। लेकिन यदि डी का मान 0 के बराबर आ जाए तो होता क्या है, जो शून्य ज्ञात होता है ना उस शून्य के बराबर होंगे। यानी कैसे हैं शून्य, जो दोनों अलग अलग शून्य है तो दोनों का मान एक ही आएगा। ठीक, तो फिर से इसको समझ लेते हैं। डी का मान यदि 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होंगे, यानी शून्य वास्तविक होंगे शून्य, और होगा क्या, तो दोनों अलग अलग मान के होगा, यानी कि दोनों का मान अलग अलग होंगे। अब डी का मान यदि 0 से कम रहे यानी ऋणात्मक रहे तब क्या होगा, तो मूल अवास्तविक होगा, मूल ज्ञात ही नहीं होगा, शून्य जो है ना वो ज्ञात ही नहीं होगा। और डी यदि डी का मान जो है ना 0 के यदि बराबर हो जाए तो दोनों का दोनों मूल क्या होगा, मूल तो वास्तविक होंगे लेकिन दोनों के दोनों मूल बराबर होगा। यदि मान के चलो ना कैसे हम बनाए, तो -3 तो यहाँ भी -3 ही आता, चाहे -4 दोनों में आता। बात को समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो हमने डी ज्ञात कर लिया, डी कितना आया, प्लस में धनात्मक आया है, यहाँ तो मूल वास्तविक है, यानी कि इसको बना सकते हैं, गुणनखंड विधि से पहले भी बनाया था तो आ गया था आंसर। ठीक, तो ये चीज़ याद रखना है यहाँ पर। आगे के प्रश्नों जब हल करेंगे ना तो द्विघाती सूत्र से ऐसा प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए मैं पहले ही इन नियमों को समझा दे रहा हूँ। तो देखो, मूल बराबर फॉर्मूला होता है -b और प्लस माइनस √d और बटा में 2a होता है। ठीक है, देखो b की जगह कितना है, b की जगह 7 है तो -7 हो जाएगा, अब प्लस माइनस √d के मान कितना है 1 है। ठीक, और साथ में 2 गुने a के मान भी 1 है ना, a के मान 1 है, d का मान भी हमारा 1 ही था। अब देखो तुम क्या लिख सकते हो, -7 प्लस माइनस 1 और नीचे 2। अब इसी चीज़ को तुम 2 बार लिख दो, -7 प्लस 1 बटा 2 कॉमा -7 और -1 बटा 2 यानी कि -6 बटा 2 तो -3, और इसमें -8 बटा 2 तो -4, यानी कि हमारा मूल क्या ज्ञात हो गया, मूल तो हमारा ज्ञात हो गया -3 कॉमा -4। पहले भी हमारा गुणनखंड विधि से भी इतना ही आया था। तो अब तक हमने 2 विधियों को सीख लिया, गुणनखंड विधि और द्विघाती सूत्र विधि। ठीक है, अब लास्ट बट नॉट लिस्ट क्या है, पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि में मात्र जो यहाँ पर एक लाइन जो बनेगा ना उसको समझना थोड़ा सा जटिल है, यदि उसे आप समझ लेते हैं तो बस कुछ है ही नहीं, ये भी विधि आपको आसान लगने लग जाएगी। देखो, इसमें 2 चीज़ों का आपको याद रखना, 2 फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, कहो कि ये तो मुझे आता ही है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब पूर्ण वर्ग विधि में इन दोनों फॉर्मूलों का मैं उपयोग करूंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले करते क्या है कि पूर्ण वर्ग विधि से बनाना चाहते हैं तो इसके लिए करेंगे क्या कि यहाँ वाला जो दिया हुआ है इसको स्क्वायर के रूप में लिख देंगे। एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, इसको आसानी से तुम ब्रैकेट के देते हुए कुछ इस प्रकार से एक्स स्क्वायर लिख लोगे। कभी कदार तुमको 4x स्क्वायर मिलेगा तो इसको होल स्क्वायर के रूप में लिखने के लिए रहेगा, तो तुम देखो 4 के बदले 2 लिख दो और x के स्क्वायर के बदले x लिख दो, इसका स्क्वायर करो, तुमको इससे वापस मिल गया। यानी पूरा जो लिखा रहता है ना उसको स्क्वायर के रूप में लिखेंगे, सबसे पहला काम। ठीक है, अब कोई देखो तुमको 5 मिल जाएगा, 5x का स्क्वायर रहेगा तो इसको स्क्वायर के रूप में कैसे लिखोगे, तो तुम 5 के बदले √5 गुने √5 लिख सकते हो ना। तो कहने का मतलब √5 साथ में x पूरा का स्क्वायर कर दो, तो √5x के होल स्क्वायर करेंगे तो इससे ये मिल जाएगा। यानी जो पहला पद रहता है उसको स्क्वायर के रूप में लिखते हैं। ठीक है, हम फार्मूला इन दोनों फार्मूला को उपयोग करने के लिए बोला था ना, मैंने बोला ना कि इन दोनों फार्मूला का उपयोग करूंगा। तो देखो सर करते क्या है ना कि जो इस रूप में दिख रहा है ना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, चाहे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों के रूप में बैठाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ प्लस है तो प्लस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यदि यहाँ माइनस रहता तो माइनस वाला फॉर्मूला लग जाता। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, तो पहला जो पद है उसको स्क्वायर के रूप में लिखना है। पहला जो पद रहता है उसको स्क्वायर के रूप में लिखोगे वो क्या कहलाता है, ए कहलाता है। तो इस प्रकार तुम्हारा यहाँ वाला जो पद है ना ए कहला जाएगा फॉर्मूला के अनुसार। हम करेंगे क्या कि इसमें से चाहेंगे ना कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में इसको लिखें, यही प्रयास कर रहा हूँ। तो देखो प्लस के चिन्ह है, ठीक, 2 यहाँ अपना मन से लेना है या फॉर्मूला देखते हुए लेना है, साथ में ए तुम्हारा यहाँ वाला एक्स जो है ना
a कहलाएगा। और उसके बाद b, देखो इसको मैंने स्क्वायर के रूप में लिख दिया। अब 7x यहाँ है, इसको हम तोड़ के लिख रहे हैं, तो 2 तो एकदम फॉर्मूला के अनुसार देना अनिवार्य है। साथ में यहाँ पर a है, उसको लिखना अनिवार्य है, तो b क्या होगा, तो b तुम्हारा 7/2 हो जाएगा। देखो ना, 7/2 लिखने से 2 से 2 कट जाएगा, साथ में x से गुना हो जाएगा, तो ये हमको मिल जाएगा। यानी कि यही रहना चाहिए, लेकिन इस रूप में रहना चाहिए, 2ab के रूप में रहना चाहिए, ठीक है। आज जो यही लिखना आपके लिए जटिल होगा। यदि आपको इसे लिखने आ जाता है तो ये प्रश्न जटिल रहा ही नहीं, आसान हो जाएगा, ठीक है। देखो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। अब हमको ये सब बोलना ना पड़े, आपके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने से होगा क्या कि हमको वीडियो बनाने के लिए और मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। लगातार मैं देख रहा हूँ कि मेरे वीडियो पर व्यूज उस तरह से व्यूज नहीं आ रहा है जिस तरह से मुझे चाहिए। तो आप लोग जब तक सपोर्ट नहीं दिखाएंगे तो कैसे होगा। तो हम क्या हाथ हैं, हम लोग क्या हाथ हैं, हमने क्या कितना लिख लिया, a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी के रूप में लिख लिया। b कैसे लाया, तो b तुमको खुद कुछ इस प्रकार से रखना है, यानी 7 से बदले कुछ इसको इस प्रकार से लिखना है पूरा को, कि जब गुना करें तो इस रूप में आ जाए। कहने का मतलब देखो, 2 लिख दिए, 2 फॉर्मूला के अनुसार लिख दिए, एक से यहाँ से उठा कर रख दिए हम, और उसके बाद 7/2 लिखेंगे ना, तो हमको ये वाला आ जाएगा। हमको a लाने के लिए रहेगा, यानी कि इसको टूटा हुआ रूप भी रहना भी चाहिए, साथ में a भी आना चाहिए, ठीक। तो जो यहाँ पर आता है, यानी b के रूप में जो आता है, उसी को हम स्क्वायर कर देते हैं प्लस में, एक तो स्क्वायर कर देते हैं माइनस में, ठीक है। उसके बाद प्लस 12 बराबर 0, देखो ये वाला पद उतारा और बराबर के चिन्ह 0 दे दिया। बस इसी को समझना है, ये आपको पूरा समझ में आ गया तो प्रश्न कुछ है ही नहीं। अब बाकी जो आगे है ना, कैलकुलेशन करना है, आसान है। तुम यहाँ से यहाँ तक गौर करो, हमने a स्क्वायर, अंतिम में देखो b स्क्वायर फॉर्मूला है ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो हमने भी यहाँ a स्क्वायर प्लस 2a, यहाँ वाला a हो जाएगा, इंटू b प्लस बी स्क्वायर, यानी कुछ इस रूप में तोड़ के लिख लिया ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख लिया ना तोड़ के। अभी पूरा के बदले हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी कि x प्लस 7/2 के होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ऐसे लिखने से देखो ना, फिर हमको ये वाला वापस मिल जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिल सकता है ना, यहाँ से यहाँ वाला। अब देखो आगे इन दोनों को बराबर को उस तरफ लेते चलो, तो उस तरफ लेके जाओगे, या नहीं तो पहले इधर ही कैलकुलेशन सॉल्व कर लेते हैं। 7 के स्क्वायर करेंगे तो 49, 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस 12 बराबर 0। x प्लस 7/2, अब बराबर को दोनों को उस तरफ लेके चलो, तो 49/4 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, 12 प्लस में है तो इस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब x प्लस 7/2 के होल स्क्वायर, नहीं तो एक काम करो ना, ब्रैकेट में इसको भी हल करते चलो, इन दोनों का एलसीएम लेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2x, ठीक, यहाँ पर 7, ये पूरा का स्क्वायर, इसके नीचे कुछ होना तो 1, एलसीएम लेंगे तो 4, 49 माइनस बच्चों को 48, ठीक है। अब 2x प्लस 7 के स्क्वायर अलग हो जाएगा, नीचे 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 मिल जाएगा, और 49 में से 48 घटाएंगे तो 1, नीचे 4, ये 4 से 4 कट जाएगा, तो 2x प्लस 7 के स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा, यानी कि 2x प्लस 7 स्क्वायर के उस तरफ ले जाते हैं तो 1 आएगा, रूट अंडर मतलब रूट अंडर 1 हो जाएगा। आगे समझो, 2x प्लस 7 प्लस माइनस 1 लिखेंगे, काहे कि रूट से जब भी बाहर निकलता है तो प्लस माइनस के साथ निकलता है। और देखो 2x इसको इस तरफ ले जाएंगे तो -7 हो जाएगा और प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर -7 प्लस माइनस 1 बटा में 2, ठीक। अब देखो मूल हमारा ज्ञात हो गया, एक प्लस के साथ लिख दो और एक बार माइनस के साथ लिख दो, तो -6/2 यानी कि -3 आ जाएगा, और यहाँ -8/2 यानी कि -4 आ जाएगा। हमने शून्य ज्ञात कर लिया। देख रहे हो, तीनों विधि से, तीनों विधि के गौर करोगे तो तीनों विधि में
आंसर सेम है, -3 -4 -3 -4 -3 -4। ठीक है, तो हमने तीनों विधि से आपको यह प्रश्न समझा दिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। देखो, वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो लाइक और शेयर भी कर देना, ठीक, और फॉलो भी कर देना। यदि यूट्यूब पर देख रहे हो वीडियो को तो चैनल को लाइक, मतलब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोनों प्लेटफॉर्मों पर कोई किसी में भी देखो, सपोर्ट जरूर करना। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, और उसको भी कुछ अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आपको कुछ कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझने में दिक्कत करता हो, वो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और अपने आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। देखो, मैथ से रिलेटेड कुछ भी बोलता हूँ, आसानी से बोल लेता हूँ, लेकिन आपसे कुछ उस तरह से बात करने का प्रयास करता हूँ तो होता क्या है कि परेशानी होने लगती है बोलने में, हमको हकलाहट होने लगती है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।